अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है तो संख्या है। तो हमें यहाँ पे संख्या ज्ञात करनी है और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो दोबारा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे संख्या तो पता है नहीं, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा कि माना संख्या इज इक्वल टू एक्स। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, संख्या को मैंने यहाँ पे x मान लिया। जब संख्या को x मान लिया तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। अब देखिए व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। तो जब मैंने संख्या को x मान लिया तो संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि माना संख्या इज इक्वल टू x, तब संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। अब हम यहाँ पे आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि एक संख्या जिसको हमने क्या माना हुआ है, x माना हुआ है, और उसके व्युत्क्रम, तो संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, जब संख्या x मानी तो संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, और व्युत्क्रम का योग, योग की बात हो रही है, इसका मतलब बीच में लगेगा प्लस, इज इक्वल टू है कितना योग, यहाँ पे है 17/4, यही तो है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 17/4। इसी को सॉल्व कर लेंगे, अभी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने यही लिखा हुआ है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 17/4, ये हमें मिला हुआ है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो आप चाहे यहाँ पे नीचे एक लिखकर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट कर लीजिए। तो मैं डायरेक्ट करूंगा, x की मल्टीप्लाई x में करवा दूंगा, तो यहाँ पे मिलेगा x², फिर इसके बाद +1 आपका यहाँ पे रहेगा ही और अपॉन में x भी आपका यहाँ पे रहेगा ही। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, x² + 1 अपॉन में x, और यहाँ पे इज इक्वल टू 17/4 था, तो 17/4 आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, त्रियक गुणा करवाएंगे। तो 4 की मल्टीप्लाई x² में हमें मिलेगा 4x², फिर प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे, 4 की मल्टीप्लाई 1 में 4 1 जा 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 17 की मल्टीप्लाई x में, तो हमें क्या मिलेगा, 17x मिल जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 4x² आपका एज इट इज रहेगा। अब देखिए ये जो 17x है, इसको जब हम बराबर के इधर भेजेंगे, यहाँ पे प्लस में था, जब बराबर के इधर जाएगा तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -17x और +4 यहाँ पे है ही और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें क्या मिला, 4x² - 17x + 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे इसका फैक्टर करना होगा, गुणनखंड करना होगा। अगर आप लोगों को गुणनखंड करना नहीं आता तो ये क्वेश्चन आप आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि फैक्टर से रिलेटेड यानी गुणनखंड से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है। अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता, फैक्टर करना नहीं आता, तो आप चैनल पर जाइएगा और मैथमेटिक्स की 2021 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पे फैक्टर से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए हम इसका फैक्टर करते हैं। मैं आपको डिटेल में यहाँ पे फैक्टर करके बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको फैक्टर करना नहीं आता होगा। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आपका ये 4 लिखा है ना, इसकी मल्टीप्लाई आप करवाइए 4x² में। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूं 4 की मल्टीप्लाई 4x² में करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 4 जा 16 और x² आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा, यानी क्या मिलेगा, 16x² मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, -17x लिखा है,
इसको लिखते हैं यहाँ पे -17x। देखिए ये क्यों लिखा, क्योंकि इसी के बेसिस पे अभी हम डिसाइड करेंगे कि कैसे हमें यहाँ पे फैक्टर करना है। अब देखिए -17x लिखा हुआ ये, और यहाँ पे जो हमने 4 × 4x² कराया हमें क्या मिला, 16x² मिला। तो देखिए जो आपका -17x यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें इसका ऐसा फैक्टर करना, यहाँ पे ऐसा फैक्टर करना है कि हमें ऐड करने पर क्या मिले, ऐड करने पर हमें मिले -17x, और मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर हमें क्या मिले, 16x² मिले। ऐसे हमें यहाँ पे जो -17x लिखा है इसको तोड़ना है। तो मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूँ, देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे -16x और -x, ऐसे मैंने इसको तोड़ दिया। जो -17x था इसको मैंने तोड़ा कैसे, -16x और -x। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस और माइनस मिलके आपका यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, 16x और x मिलके आपका क्या हो जाएगा, 17x हो जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा, -17x आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए हमें -17x मिल रहा है ना, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए, अब इसी को हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ये आपका क्या है, -16x है इंटू -x। अब इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो देखिए जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 16, और यहाँ पे x की मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए -x है, तो जब मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे x² हो जाएगा और माइनस का साइन यहाँ से हट जाएगा। तो हमें मिला ना यहाँ पे 16x², जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, गुणा करने पर हमें 16x² मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया, -16x -x, इसको सॉल्व करने पर हमें -17x यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। इसका मतलब हमने यहाँ पे फैक्टर बिल्कुल सही किया है। तो ऐसे ही आपको फैक्टर करना होता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने नीचे क्या किया, आप लोग देख पा रहे होंगे 4x², और देखिए जो -17x था यहाँ पे मैंने क्या किया, -16x -x कर दिया, +4 = 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ से मैं क्या करूंगा, 4x को कॉमन ले लूंगा। जब 4x यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 4 तो रहेगा नहीं, अब 4 तो हट ही जाएगा, क्योंकि 4 को कॉमन ले लिया, और x भी कॉमन लिया, तो यहाँ पे स्क्वायर था, x² था, अब यहाँ पे एक ही x बचेगा, माइनस लगाया, और 4 4 जा 16, और x तो हमने पहले से ही बाहर ले लिया, तो यहाँ पे x अब रहेगा नहीं, क्या हो जाएगा, x -4 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ये वाला जो पार्ट है, तो इधर से -1 को कॉमन लेंगे, -1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x रहेगा, और देखिए -1 कॉमन लिया तो प्लस माइनस मिलकर यहाँ पे माइनस, और 4 तो आपका रहेगा ही, और = 0 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो x -4, ये x -4 और 4x -1 = 0। तो फैक्टर हमें यहाँ पे क्या मिल गया, x -4 और 4x -1 और = 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए x -4 = 0 है, या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो x = जब 4 बराबर के इधर आएगा तो हमें मिलेगा प्लस, देखिए यहाँ पे ये -4 है, जब बराबर के इधर भेज देंगे तो +4 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा, 4। एक मान x का हमें 4 मिला हुआ है। अब दूसरा देखिए, ये वाला जो आपका दिया है 4x -1 = 0, ये भी आपका ऐसे ही होगा, 4x -1 = 0। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 4x = -1 को बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x = 1 हो जाएगा, या फिर x = क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए x के हमें 2 मान मिले, एक मिला 4 और एक मिला 1/4। तो देखिए संख्या को हमने यहाँ पे x माना हुआ था, और x के 2 मान मिले हुए, 4 और 1/4। अब ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा मान हमें दिया है, 4 वाला दिया है या फिर 1/4 दिया है, दोनों में से एक तो होगा ही। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन में आपका दिया है 1/4। तो देखिए संख्या को हमने x माना हुआ था, x के 2 मान निकले, एक निकला 4 और दूसरा निकला 1/4। तो 4 वाला तो दिया नहीं ऑप्शन में, 1/4 वाला दिया, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में चेंज भी किया जा सकता है, आपको 4 भी लिखा हुआ मिल सकता है 1/4 की जगह, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर आपको आंसर करना होगा। तो यहाँ पे 1/4, यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगी, 1/4, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन 1 मिनट से कम में सॉल्व हो जाएगा, और अगर नहीं पता है तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, एक समचतुष्फलक की भुजा 3 सेंटीमीटर है। क्या लिखा हुआ है,
एक समचतुष्फलक की भुजा 3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। यहां पे आयतन ज्ञात करना है। अब देखिए यहां पे समचतुष्फलक लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेट्राहीड्रोन बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं आपको समचतुष्फलक के बारे में कुछ बातें बता देता हूं, तो ध्यान रखिएगा। देखिए समचतुष्फलक 4 समान फलकों वाला पिरामिड होता है। ध्यान रखिएगा, समचतुष्फलक 4 समान फलकों वाला पिरामिड होता है। इसका एक आधार तथा 3 पार्श्व सतहें होती हैं, सतह होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी सभी भुजाएं जो होती हैं वो समान होती हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको समचतुष्फलक के बारे में बता दिया। अब सीधे सीधे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्या हमें क्वेश्चन में दिया है, हमें यहाँ पे पता है समचतुष्फलक की भुजा। देखिए समचतुष्फलक की भुजा, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते, ध्यान रखिएगा, जो कि हमें कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया गया। मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूं, ये देखिए एक समचतुष्फलक की भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर हमसे पूछा गया इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए समचतुष्फलक का आयतन क्या होता है, समचतुष्फलक इसके आयतन का जो फॉर्मूला होता है √2 अपॉन में 12 और a क्यूब, यही होता है। ध्यान रखिएगा, ए से मतलब होता है भुजा, आप बोल सकते हैं भुजा का क्यूब, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला ही आपको नहीं याद होगा तो ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन तो आपका ये इजी है, ध्यान रखिएगा। इजी तब है, यहाँ पे एक कंडीशन आती है, इजी तब आपके लिए होगा जब आपको यहाँ पे समचतुष्फलक का आयतन पता होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको समचतुष्फलक के आयतन का सूत्र नहीं पता होगा। तो याद कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे आते हैं। क्यों पूछे आते हैं, वजह मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स फॉर्मूले ज्यादा लर्न नहीं करते हैं। तो देखिए इसमें कोई ट्रिक नहीं लगने वाली है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तभी लगा पाएंगे, यहाँ पे कोई ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला सीधे सीधे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए √2 अपॉन में 12 ये आपका फॉर्मूले में होता है, और ए की वैल्यू यानी समचतुष्फलक की भुजा ए का मान हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो a इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे ना। अब यहाँ पे क्यूब है तो क्या हो जाएगा 3, और 3 का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 3, ये आपका हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब क्या करेंगे, देखिए 2 √2 अपॉन 12 ये आपका एज इट इज रहेगा। अब 3 गुणे 3 करेंगे, क्योंकि क्यूब है तो आपको क्या मिलेगा, 3 3 9 3 27, ये आपको मिलेगा, इंटू 27 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए 3 4 12 होता है और 3 9 27 होता है। तो यहाँ पे देखिए हमें 9 मिला, ये 9 और √2 तो यहाँ पे है ही और मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा 9 √2 और अपॉन में क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं घन सेंटीमीटर, ठीक है। यानी 9 √2 अपॉन में 4 घन सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं। तो देखिए यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं। स्टूडेंट्स गलती कहाँ पे करते हैं, वो फॉर्मूले को पढ़ते ही नहीं है। देखिए हर जगह ट्रिक नहीं वर्क करती है। जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर कोई ट्रिक बता दीजिए। देखिए कुछ जगह फॉर्मूला भी आपका वर्क करता है और वहां पे कोई ट्रिक नहीं वर्क कर पाती, तो आपको फॉर्मूला तो लर्न करना होगा। अब यहाँ पे कोई ट्रिक लग सकती है, अगर आप लगा पाए कोई ट्रिक तो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 9 √2 अपॉन में 4 घन सेंटीमीटर, या फिर आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए समचतुष्फलक से रिलेटेड जितने फॉर्मूले आपके दिए गए हैं ना, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अभी आगे भी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, वो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि दो संपूरक कोणों की माप 5x + 15 डिग्री तथा 4x - 6 डिग्री है, तो कोणों की माप होगी। कोणों की माप हमें यहां पे ज्ञात करनी है। क्वेश्चन आपका आया है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में, और दोबारा आपका रिपीट हो सकता है। मैं आपको बता दूं, एक बार चेक कर लीजिएगा, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में के
कई क्वेश्चंस आपके दोबारा रिपीट हुए हैं, कई क्वेश्चंस आप पेपर चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको पता होना चाहिए कि ये संपूरक कोण क्या होता है। अगर आपको संपूरक कोण पता होगा तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा सॉल्व, अगर नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए संपूरक कोण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको संपूरक कोण के बारे में बताता हूं। तो ध्यान रखिएगा, यदि किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो इस प्रकार के कोण को संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके बता देता हूं, यदि किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो इस प्रकार के कोण को संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, दिए गए कोण संपूरक कोण है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया संपूरक कोण के बारे में डिटेल में। तो देखिए हमारे यहाँ पे दो संपूरक कोणों की माप दी क्या हुई है, ये दी हुई है 5x + 15 डिग्री और प्लस लगाएंगे 4x - 6 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा ना। अभी ऊपर ही मैंने आपको संपूरक कोण के बारे में बताया, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि क्या होता है यदि किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो इस प्रकार के कोण को संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे 5x + 15 डिग्री प्लस 4x - 6 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दिए गए कोण क्या है, संपूरक कोण है। ध्यान रखिएगा सप्लीमेंट्री एंगल है, तो यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 5x और 4x मिलके सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, 9x ऐड हो जाएगा ना सीधे सीधे। अब यहाँ पे देखिए +15 है और -6 है, तो देखिए प्लस माइनस मिलके यहाँ पे लेस हो जाएगा और लेस होने पर हमें क्या मिलेगा, +9 मिलेगा। क्यों मिलेगा +9, क्योंकि देखिए +15 है और -6 है, प्लस का साइन बड़ा है ना, तो हमें 9 ही तो मिलेगा, प्लस माइनस होके यहाँ पे माइनस होगा तो 9 ही तो मिलेगा। तो 9 डिग्री और इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो आपका एज इट इज रहेगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, 9x यहाँ पे था, 9x इज इक्वल टू कर देंगे +9 को बराबर के इधर भेजेंगे। जब बराबर के इधर आएगा, 180 डिग्री तो था ही, और ये +9 बराबर के इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, यानी 180 डिग्री में से 9 डिग्री को हम लेस कर देंगे यहाँ पे। तो 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 9 डिग्री को लेस करेंगे तो 171 डिग्री ये बचेगा। या फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 171 डिग्री और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, या फिर जब सॉल्व करेंगे, ये 9 × 1 = 9, ये 9 × 1 = 9, 8 इधर जाएगा 81, यानी 9 × 9 = 81, यानी 19 डिग्री। x की वैल्यू जो हमें मिली है 19 डिग्री, 19 डिग्री ये मिल चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कोण को बड़े आसानी से निकाल लेंगे। तो पहला कोण आपका क्या हो जाएगा, देखिए पहला आपका क्या दिया हुआ था, 5x + 15 डिग्री दिया हुआ था और x की वैल्यू को हमने 19 डिग्री ऑलरेडी निकाल लिया है। तो देखिए पहला कोण 5 तो आपका रहेगा ही, और x की जगह क्या रखेंगे, 19 डिग्री को रख देंगे, 19 डिग्री और प्लस 15, ये तो 15 डिग्री आपका एज इट इज यहाँ पे रहेगा। अब देखिए 5 × 19 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 95 मिलेगा और प्लस 15 ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, 110 डिग्री। तो पहला कोण जो हमें मिला 110 डिग्री मिल चुका है। अब दूसरा कोण आपका क्या दिया हुआ था, दूसरा कोण आपका दिया हुआ था 4x - 6 डिग्री। अब x की जगह क्या रखेंगे, 4 × x की जगह रखेंगे 19 डिग्री जो आपका दिया हुआ है, और -6 ये आपका हो जाएगा। अब देखिए 4 की मल्टीप्लाई 19 में करवाइए तो आपको क्या मिलेगा, 76, और -6 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 70 डिग्री मिलेगा, 70 डिग्री। तो ये दूसरा कोण हो जाएगा। तो देखिए पहला कोण हमें क्या मिला, 110 डिग्री और दूसरा 70। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 110 डिग्री और 70 डिग्री आपका कहाँ पे दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन सिंपल था, बस आपको संपूरक कोण के बारे में पता होना चाहिए, यही यहाँ पे एक कंडीशन है, और मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा भी दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपका क्या लिखा है कि एक प्रिज्म का आयतन कितना दिया है, 1920 घन सेंटीमीटर है, ये आपका दिया है, या फिर आप बोल सकते हैं 1920 √3 घन सेंटीमीटर है। तो इसके बाद लिखा है उसका आधार
16 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, उसका आधार से मतलब क्या हो जाएगा, जो प्रिज्म का आयतन दिया है, जो प्रिज्म के आधार की बात यहां पे हो रही है, ध्यान रखिएगा, उसका आधार से मतलब प्रिज्म का आधार, यानी उसका आधार 16 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, तो प्रिज्म की ऊंचाई होगी, प्रिज्म की ऊंचाई हमसे यहां पे पूछी जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे पता है प्रिज्म का आयतन, जो कि कितना दिया गया है, 1920 √3 घन सेंटीमीटर, 1920 √3 घन सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है प्रिज्म का आयतन। अब इसके बाद वाली लाइन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, उसका आधार 16 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, यानी जो प्रिज्म का आधार है वो 16 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए आधार इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे और किसके, प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक लाइन लिखिए कि इसका आधार 16 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। जब समबाहु त्रिभुज है तो जब हम यहाँ पे प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसी को यूज करेंगे, उसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 और a², ये आपका होता है फॉर्मूला। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, उसका आधार यानी जो प्रिज्म का आधार है 16 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, 16 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, जब क्षेत्रफल हम निकालेंगे 16 सेंटीमीटर हम रखने वाले हैं a की जगह, ये भी आपको ध्यान रखना है। और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, आप सबको पता है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो कुछ नहीं करना, जब हम यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे यानी प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की बात हुई तो क्षेत्रफल वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे समबाहु त्रिभुज के, यानी √3/4 a², और a की वैल्यू को हम क्या रखेंगे, 16 सेंटीमीटर रखेंगे, ऊपर ही मैंने आपको समझा दिया। तो क्या हो जाएगा, √3/4 a की जगह रखेंगे 16 और इसका हो जाएगा स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए √3/4 और 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर आपका होता है 256, आप सबको पता है। क्योंकि अगर आप 16 × 16 करेंगे, ये स्क्वायर है तो यही तो आपको मिलेगा। अब सॉल्व कर लीजिए, ये 4 × 1 = 4, 4 6 × 24, एक इधर जाएगा 16 हो जाएगा, 4 4 = 16, यानी 64 मिलेगा। और ये √3 तो यहाँ पे है, ये √3 × 64 ये हमें मिला हुआ है, तो क्या मिलेगा 64 √3 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने आधार का क्षेत्रफल यानी प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल लिया। क्या मिला, 64 √3 घन सेंटीमीटर, ये हमें यहाँ पे मिल चुका है। जब ये मिल चुका है तो हम बड़े आसानी से यहाँ पे प्रिज्म की ऊंचाई को निकाल लेंगे। तो प्रिज्म की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, जो आयतन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो, और जो आधार का क्षेत्रफल हमने प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल और जो प्रिज्म का आयतन क्वेश्चन में दिया है, बस यही पे लाके पुट कर देंगे। तो आयतन हमें कितना दिया हुआ है देख लीजिए आप लोग, यही तो दिया 1920 √3, इसको लाके यहाँ पे लाके रख देते हैं, ये आयतन की जगह रख दिया। और आधार का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला, अभी निकाला 64 √3 घन सेंटीमीटर, तो आधार के क्षेत्रफल की जगह इसको रख देंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए ये √3 से √3 सीधे सीधे आप कैंसिल कर दीजिए, बचा 1920 और यहाँ पे 64 है। ठीक है, अब 64 ये है और 1920 है, यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ। कितनी बार 64 3 आपका क्या होता है 192 होता है। ठीक है, ये सीधे सीधे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये 0 यहाँ पे ऐसे यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगा, यानी आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 30 और सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे, √3 से √3 कैंसिल, ये 64 1 = 64 होता, 64 3 = 192 और 0 तो आपका यहाँ पे रहेगा 30 और सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो ये आपका दिया है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये भी सिंपल था,
बस आपको ये वाली लाइन पे ध्यान देना था, जो समबाहु त्रिभुज लिखा हुआ था इस पे ध्यान देना था। देखिए ये प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट आपके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में फिक्स होते हैं कि आने ही आने हैं, ध्यान रखिएगा। ये रेशियो वाले क्वेश्चंस आपके जरूर आते हैं जो मेंसुरेशन से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एक सिलेंडर, सिलेंडर से मतलब क्या हो जाएगा, सिलेंडर से मतलब हो जाएगा बेलन। बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं, और उसी सिलेंडर को, जो सिलेंडर को इंग्लिश में बोलते हैं, उसी को यहाँ पे हिंदी में लिख दिया गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक सिलेंडर और एक शंकु की तली की त्रिज्या समान है। त्रिज्या जो है, जो आर है, वो क्या है, समान है, और उनका आयतन भी समान है। यहाँ पे क्या लिखा है, त्रिज्या तो समान है ही, और उनका आयतन भी समान है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि माना सिलेंडर, सिलेंडर मतलब क्या हो जाएगा, बेलन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। माना सिलेंडर और शंकु की ऊंचाइयां क्रमशः h1 सेंटीमीटर और h2 सेंटीमीटर है। देखिए जो सिलेंडर है, सिलेंडर की ऊंचाई मैंने क्या मानी है, सिलेंडर की ऊंचाई मैं इसको c से लिख दे रहा हूं, ठीक है। जो सिलेंडर है इसकी ऊंचाई मैंने यहाँ पे h1 सेंटीमीटर ये मानी हुई है। और फिर इसका, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या दिया, शंकु दिया है। तो शंकु को भी हम इंग्लिश में कोन ही बोलते हैं, तो इसको भी मैं यहाँ पे, चलिए मैं कोन लिख दे रहा हूँ, CONE, ये कोन लिख दे रहा हूँ, कोन यहाँ पे मैंने लिख दिया। और इसकी ऊंचाई मैंने क्या मानी है, इसकी ऊंचाई मैंने मानी है h2, ध्यान रखिएगा। माना सिलेंडर और शंकु की ऊंचाइयां क्रमशः h1 सेंटीमीटर और h2 सेंटीमीटर है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि एक सिलेंडर और एक शंकु की तली की त्रिज्या, तली की जो त्रिज्या है, जो त्रिज्या r है, वो क्या है, इक्वल है, समान है, और उनका आयतन भी समान है, यानी जो आयतन है ये भी समान है, बस ऊंचाइयों का अनुपात हमें निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपका दिया, देखिए त्रिज्या तो समान है ही, और सिलेंडर का आयतन बराबर शंकु का आयतन, ये आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। जब सिलेंडर का आयतन बराबर किसके है, शंकु के आयतन के, ये बराबर है, तो क्या हो जाएगा, देखिए सिलेंडर का आयतन यानी बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h होता है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे जो सिलेंडर है उसकी ऊंचाई क्या मानी हुई है, h1 सेंटीमीटर, तो देखिए पाई आर स्क्वायर, h की जगह आपका क्या आ जाएगा, h1 हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने कर दिया। इज इक्वल टू शंकु का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, क्योंकि शंकु की जो ऊंचाई मैंने मानी है वो h2 सेंटीमीटर, तो h की जगह क्या हो जाएगा, h2 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये पाई आर स्क्वायर ये और ये पाई आर स्क्वायर ये सीधे सीधे आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, देखिए h1 है और अपॉन में क्या करेंगे, ये देखिए h1 यहाँ पे है और अपॉन में आपका आ जाएगा h2 इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1/3, यही तो बचा हुआ है, 1/3 यही तो आपका बचा हुआ है। या फिर इसको रेशियो में लिखना चाहे तो h1 रेशियो h2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/3, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 1/3 कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन डी में, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए रेशियो से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ मेंसुरेशन में, पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा, 2020 का ही पेपर चेक कर लीजिएगा, रेशियो से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चेक कर लीजिएगा। लास्ट ईयर भी सॉल्व कराया था, वही क्वेश्चन आया भी हुआ था एग्जाम में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब यानी 27 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका संपूर्ण पृष्ठ होगा। देखिए ये भी सीधे सीधे आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला पता है क्वेश्चन हो जाएगा तुरंत सॉल्व। तो क्या क्या हमें दिया है, घन का आयतन दिया है, घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन के आयतन का फॉर्मूला a क्यूब, या फिर आप बोल सकते हैं क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। भुजा को a से रिप्रेजेंट करते हैं तो a का क्यूब हो जाता है, बस यही आपका हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है
27 सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है। ठीक है, अब इसी की हेल्प से हम यहाँ पे a की वैल्यू को निकालेंगे, तभी हम घन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल पाएंगे। तो a क्यूब इज इक्वल टू 27 हमारा दिया है, या फिर हम a क्यूब इज इक्वल टू आपका 27 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ। जब इसको सॉल्व करेंगे a इज इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्यूब रूट लगाएंगे ये। जब इसको सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, सॉल्व करने पर 3 ही तो मिलेगा और सेंटीमीटर में a की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, भुजा की वैल्यू पता चल चुकी है। अब क्या करेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर, यही होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा तो तुरंत लगा पाएंगे। अब देखिए 6 और a की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 3 सेंटीमीटर है, a स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब देखिए 6 और 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, तो 6 गुणे 9 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 54 यानी 54 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या मिल गया, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन बी में। अब देखिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन सिंपल तब होगा जब आपको फॉर्मूला पता होगा। तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम से पहले तक आप लोग फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लीजिए। मेंसुरेशन से रिलेटेड जो आपके दिए हैं, घन घनाभ से रिलेटेड दिए हैं, समचतुष्फलक से रिलेटेड जो आपके हैं, ट्राइंगल से रिलेटेड जो है, वो फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लीजिए। हर जगह ट्रिक वर्क नहीं करती, फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो ये सब क्वेश्चन आप 1 मिनट में या फिर इससे कम में सॉल्व कर पाएंगे। और वैसे भी इस बार आपका समय कम कर दिया गया है, पहले आपको 3 घंटे मिलते थे, अब 2 घंटे और 30 मिनट ही मिलने वाले हैं पेपर सॉल्व करने के लिए, और पेपर ऑनलाइन होने वाला है। तो थोड़ा प्रैक्टिस भी अच्छे से कीजिए, फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे डिटेल में इसलिए समझा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर यही सब क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो मैं बहुत ही जल्द सॉल्व कर दूंगा, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको एक एक पॉइंट डिटेल में समझा देता हूं, ताकि यहां पे आप एक बार में समझ जाएं और बाद में आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कोई क्वेश्चन पहले आप एक बार सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको लगेगा 2 मिनट 3 मिनट। जब दूसरी बार सॉल्व करेंगे थोड़ा और कम समय लगेगा, जब 3-4 बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो 1 मिनट से भी कम में सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे ऐसे प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आज की वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।